हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, टीचिंग मेथड क्वेश्चन वाली सीरीज़ में आज का हमारा पेपर वो हिंदी विषय का रहेगा। आप सबको पता होगा कि हमने सेकंड ग्रेड 2018 साइंस के डिपार्टमेंट और जनरल डिपार्टमेंट दोनों भर्तियों में जो भी 20% हर पेपर में शिक्षण विधियों के आते हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारी सेकंड ग्रेड 2016 वाले पेपर चल रहे हैं, जिसमें भी हमने सामाजिक विज्ञान विषय के जो 20% है वो कर लिए। और आज का हमारा पेपर वो हिंदी विषय का रहेगा। और उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये सीरीज़ जो आप देख रहे हैं रेगुलरली, आपकी जो रीट के अंदर सफलता है उसमें बहुत ही ज़्यादा योगदान देगी। जब आप एग्ज़ाम दे के बाहर आएँ तब देख लेना कि वास्तव में इन क्वेश्चनों में से बहुत ही ज़्यादा 50 से 60% टीचिंग मेथड के क्वेश्चन आपको एज इट इज़ मिलेंगे। क्योंकि एग्ज़ाम में आए हुए और एग्ज़ाम का लेवल आप क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है सिलेक्शन के अंदर। क्योंकि आपको पता होगा लगभग अगर 5 से 7 लाख भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें लगने तो लगभग 40,000 के आसपास सीटें आएंगी, 40 से 42,000। तो आप समझ सकते हैं कि आपको पढ़ने के साथ साथ आपको जो मैटर है वो भी अच्छा पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। और जो सीटेट के प्रश्न कर रहे हैं, सीटेट के प्रश्नों से शायद मैं कहूँ कि दिन और रात का अंतर रहता है। रीट के अंदर सीटेट वाले प्रश्न आपके काम बहुत ही कम आएंगे। मैं ये नहीं कहता कि आपका ज्ञान ज़रूर बढ़ेगा दोस्तों सीटेट के प्रश्न पढ़ने से भी, लेकिन एग्ज़ाम के आपके जो रीट का एग्ज़ाम होना है उसमें वो क्वेश्चन बहुत ही कम आपके काम में आएंगे। आपके ज़्यादा काम है वो सेकंड ग्रेड वाले प्रश्न आएंगे शिक्षण विधियों की। तो एकदम से मैं 100% कह सकता हूँ दावे के साथ। इसके अलावा दोस्तों साइकोलॉजी के अंदर भी आपने अब तक कवर है वो अपना पूरा सिलेबस है वो 2-3 बार कवर कर लिया है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लास्ट एग्ज़ाम के पूरा पेपर उठाइए, मतलब जो 30% आते हैं वो पूरा कीजिए। आप ये नहीं है कि आप टॉपिक वाइज कर रहे हैं, उससे ज़्यादा अच्छा मेरी नज़र में ये है कि आप कोई भी एक पेपर एचटेट का ले लीजिए, या तो कोई गाइड मिल जाएगी आपको। अगर गाइड नहीं मिल रही है आपको तो आप इस चैनल से भी देख सकते हैं, एचटेट है, यूपी टेट है, ये आप पूरा पेपर करेंगे तभी आपको आपके जो एक्चुअल तैयारी है उसका पता चलेगा। क्योंकि आप सबको पता है कि पेपर के अंदर क्वेश्चन है वो इजी भी आते हैं, हार्ड भी आते हैं। तो पूरा पेपर करोगे तभी आपको अपनी तैयारी का नॉलेज होगा, वरना यूट्यूब पर आप कितने भी पेपर देखते जाओ उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो दोस्तों अब बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पेपर हिंदी विषय का है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन है, पूरा वीडियो आप ज़रूर देखें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, सेकंड ग्रेड अध्यापक परीक्षा 2016 का पेपर आपके सामने हिंदी विषय का। अब हम सीधा चलते हैं इसके शिक्षण विधियों के प्रश्न में। तो ये रहा पहला प्रश्न, 117 नंबर से है शिक्षण विधि के प्रश्न। निम्नांकित विधियों में से व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त विधि नहीं है। तो दोस्तों आप सबको पता होगा कि बहुत ही आसान प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि नहीं है, ये हमसे बात कर रहा है। तो दोस्तों भाषा संसर्ग विधि में भी व्याकरण है वो बच्चा साथ साथ में पढ़ता है। हालांकि ये मनोवैज्ञानिक विधि है व्याकरण के लिए, लेकिन फिर भी बच्चा है वो मतलब जो हम पाठ पढ़ाते हैं उसके साथ साथ व्याकरण की शिक्षा भी बच्चे को दी जाती है। तो व्याकरण शिक्षण के लिए हम इसको मतलब विधि मानते हैं। निगमन विधि भी होती है और आगमन विधि भी होती है, ये तो मतलब सर्वश्रेष्ठ विधियों में आते हैं आगमन और निगमन विधि। लेकिन अनुकरणात्मक विधि है दोस्तों, उससे बच्चा है वो बोलना लिखना ये सीखता है, व्याकरण नहीं सीखता। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब आता है अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 118। निम्न में से हर्बर्टीय विधि से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों ये प्रश्न भी पहले आ चुका है, अगर आपने पूरी वीडियो देखे हैं तो आपको मतलब नया प्रश्न नहीं लगेगा हर्बर्ट विधि वाला। तो इसमें दोस्तों देखिए, इस विधि के प्रवर्तक हर्बर्ट हैं। निम्न में से हर्बर्टीय विधि से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। इस विधि के प्रवर्तक है वो हर्बर्ट हैं, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, हर्बर्ट ने ये विधि दी थी। इस विधि में 5 सोपानों का अनुसरण होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। यह विधि स्मृति स्तर के शिक्षण से संबंधित है और यह विधि बोध स्तर के शिक्षण से संबंधित है। तो आप सबको पता है कि ये दोनों ऑप्शन एक जैसे मतलब होगा तो इसमें से ये दोनों बातें तो है सही। तो दोस्तों हर्बर्ट है वो स्मृति स्तर के शिक्षण से तो संबंधित है, लेकिन बोध स्तर के शिक्षण से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 है वो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। बोध स्तर है वो दोस्तों मोरिसन का दिया हुआ है, हर्बर्ट का है स्मृति स्तर और एक होता है चिंतन। आप सबको पता होगा कि शिक्षण के ये 3 स्तर होते हैं, स्मृति स्तर है, बोध स्तर है और चिंतन स्तर। तो स्मृति है वो तो हर्बर्ट विधि का है और बोध स्तर है वो मोरिसन का है। इसके अलावा एक चिंतन होता है जो उच्च कक्षाओं में काम में आता है, वो है दोस्तों हंट का। तो ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, हो सकता है इससे संबंधित इस बार प्रश्न वो देखने को मिल जाए। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। निगमन विधि का सिद्धांत है विशेष से विशेष, सामान्य से विशेष, विशेष से सामान्य और सामान्य से सामान्य। तो दोस्तों निगमन विधि को याद करने की ट्रिक ये है कि निगमन विधि वर्तमान समय में जो हमारी विद्यालय प्रणाली है उसमें सबसे ज़्यादा निगमन विधि काम में ली जाती है, निगमन विधि और व्याख्या विधि। तो दोस्तों निगमन में अब जो डर्रा चल रहा है हम कहें तो ये है सामान्य, मतलब सामान्य बात चल रही है। तो सामान्य से विशेष ये है निगमन विधि का सिद्धांत,
और अगर इस शिक्षण सूत्र से नहीं पढ़ाया जाता है तो वो हो जाएगा विशेष से सामान्य, जो आगमन विधि का है। तो निगमन विधि का सिद्धांत हो जाएगा सामान्य से विशेष। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 120। साहचर्य विधि का आविष्कार किसने किया? फ्रोबेल ने, मोंटेसरी, हर्बर्ट और मिस पार्कहर्स्ट। तो दोस्तों साहचर्य विधि वो किसकी दी गई है? मारिया मोंटेसरी, मैडम मारिया मोंटेसरी के द्वारा साहचर्य विधि का आविष्कार किया गया है। 120 में है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है। डाल्टन विधि आप सबको पता है कि पार्कहर्स्ट के द्वारा दी गई है, और फ्रोबेल की है खेल विधि। तो ये सब बातें आपको याद होनी चाहिए दोस्तों। 1-2 प्रश्न वो हिंदी में डेफिनेटली ये पूछा जाएगा, और अगर आपके दूसरी लैंग्वेज सेंस करते तो वहाँ से प्रश्न वो ऐसा बनने की बिल्कुल 100% संभावना है। तो आपके लिए तो दोनों जगह काम में आती है, इसलिए ये विधियाँ 15-16 विधियाँ, इसके जो आविष्कार करता है वो तो आपको कम से कम ध्यान में होने चाहिए। फिर आता है अगला प्रश्न, सही सुमेलित कीजिए गद्य शिक्षण, रचना शिक्षण, व्याकरण शिक्षण और पद्य शिक्षण। और आगे हैं रसास्वादन, आगमन विधि, मौन वाचन और संवाद लेखन। तो दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न है। आप सबको पता है कि आपको जो पहले आता है उसको आप एक ऑप्शन ये क्वेश्चन है ना वो बहुत ही ईजी होते हैं। कई तो ये है कि आपको अगर एक भी आता है इसमें से 100%, तो उससे ही आपका पूरे ऑप्शन है वो सोल्व हो जाते हैं। जैसे आप सबको पता है कि व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो व्याकरण शिक्षण में आगमन विधि काम में आती है। और पद्य शिक्षण है, पद्य का रस का स्वाद लिया जाता है, तो पद्य शिक्षण में हो जाएगा रसास्वादन। और गद्य शिक्षण और एक है रचना शिक्षण। तो रचना में अब संवाद लेखन होगा या फिर गद्य में मौन वाचन होगा, कन्फ्यूज हो मान लीजिए। तो आप सबसे पहले ये 2 चीज़ चेक कर लीजिए। तो गय के अंदर 2, अब गय में 2 है, वो कौन कौन से ऑप्शन में? एक तो है दोस्तों इसमें 2 नंबर में है गय में 2, और एक है ऑप्शन नंबर 4 में। तो ये 2 तो बिल्कुल नहीं होंगे, 1 नंबर और 3 नंबर तो बिल्कुल नहीं होगा। इसके अलावा घय में 1 नंबर, अब घय में 1 नंबर वो सिर्फ एक में ही है। इस प्रकार भी अगर आपको दोस्तों थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है तो आप क्वेश्चन वो सोल्व कर सकते हैं। बहुत ही ईजी प्रश्न होते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं गद्य शिक्षण में क्या हो जाएगा? गद्य शिक्षण में होता है मौन वाचन, और रचना शिक्षण में होता है संवाद लेखन। तो इस प्रकार भी आप आंसर वो निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 121 में ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल राइट है। फिर आता है अगला प्रश्न 122 नंबर, इकाई विधि के किस सोपान में गृह कार्य प्रदान किया जाता है? पहले सोपान में, तृतीय में, छठे में या चतुर्थ में? तो दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न है ये भी। तो यहाँ पर हो जाएगा चतुर्थ चरण में गृह कार्य प्रदान किया जाता है। इकाई विधि के चतुर्थ चरण में गृह कार्य वो दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। हिकाल खंड योजना किस विधि का विभाजन है? तो दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न है और बिल्कुल नया प्रश्न है। आप में से शायद देख रहे हैं उनमें से बहुत ही कम ने ये नाम है वो सुना होगा। हिकाल खंड योजना किस विधि का विभाजन है? व्याख्यान विधि, समवाय विधि, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि और व्यतिरेक विधि। और चारों विधियां हैं वो रेट के सिलेबस के अंदर हैं। तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और बिल्कुल ही नया क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 123, और इसका बोनस अंक दिया गया है। अब इसको मेरे को भी दोस्तों ये नाम है वो नहीं सुना हुआ। मैं भी इसको आज गूगल करके आपको इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट है वो कर दूंगा, क्योंकि मेरा भी ये नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ। हिकाल खंड योजना किस विधि का विभाजन है? तो इसका मैं देख के आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दूंगा। अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगर आपको भी दोस्तों एक बात और बता दूं, अगर आपने ये नाम सुना है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, ताकि दूसरों को भी ये पता चले कि हिकाल खंड योजना वो किस विधि का विभाजन है। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, कोलंबिया, ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड विश्वविद्यालय। तो दोस्तों ये तो बहुत ही आसान है, आप सबका पढ़ा हुआ होगा। दल शिक्षण की शुरुआत वो अमेरिका में मानी जाती है, और अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में ये शुरू हुआ था पहले। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। 124 दल शिक्षण अमेरिका में प्रारंभ, और अमेरिका भी हार्वर्ड विश्वविद्यालय में ये प्रारंभ हुआ था। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। भाषा संसर्ग विधि की विशेषताओं से संबंधित नहीं रखने वाले कथन को छांटिए। तो भाषा संसर्ग विधि की विशेषताओं से संबंध नहीं रखने वाले, तो दोस्तों ये नहीं कि आपको वर्ड है ये ध्यान में रखना चाहिए। इसको अगर आप अब तो मोबाइल में देख रहे हैं, जब भी आप पेपर सोल्व करो तो इस हाँ या नहीं इसको अंडरलाइन जरूर करें, ताकि आपका क्वेश्चन है वो आते हुए भी गलत ना हो। वरना दोस्तों एक पर्सन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। हो सकता है 1% से बच्चा वो रह जाए, क्योंकि पॉइंटों में डेट ऑफ बर्थ से भी सिलेक्शन रुक जाते हैं। तो आप हाँ या नहीं इस वजह से 2 या 3% गलत होते हैं हर पेपर में। तो आप इसका ज़रूर ध्यान रखें। मैं मेरे हर वीडियो में ये बात बोलता हूँ, और आपको ध्यान में रखनी भी है जब आप पेपर सोल्व करो। तो दोस्तों इसमें बात करते हैं, इस विधि में भाषा की शिक्षा के साथ ही व्याकरण की शिक्षा प्रदान की जाती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये तो विशेषता होती है। इस विधि में व्याकरण का सैद्धांतिक ज्ञान न दिया जाकर व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों ये बात भी बिल्कुल सही है। आप सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान, सैद्धांतिक में ये है कि
आपको पूरी चीज़ें बताई जाएंगी। जैसे संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के आपको नियम बताएगा, फिर ये संज्ञा 3 प्रकार की होती है उसकी परिभाषा लिखाएगा, उदाहरण बताएगा। ये तो है सैद्धांतिक ज्ञान। और मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं और बीच में नाम आ गया कि मोंटेसरी है। अब मोंटेसरी क्या है, तो मोंटेसरी हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये होता है दोस्तों व्यवहारिक ज्ञान, कि आपको बीच बीच में ही व्याकरण की शिक्षा ज्ञान कर मतलब दे दिया जाए, ये होता है व्यवहारिक ज्ञान। फिर अगला प्रश्न, इस विधि में व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान न दिया जाकर सैद्धांतिक ज्ञान दिया जाता है। तो दोस्तों ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है, सैद्धांतिक ज्ञान है वो इस विधि से नहीं दिया जाता है। 125 में ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगले वाला ऑप्शन भी आप पढ़ लीजिए दोस्तों, चौथा ऑप्शन, इस प्रणाली में व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए बिना भाषा के शुद्ध रूप का प्रयोग करना सिखाया जाता है। तो ये आप ऑप्शन देख सकते हैं पूरे। 1 मिनट में जूम इन कर देता हूँ थोड़ा, ये देखिए दोस्तों। तो भाषा संसर्ग विधि से विशेषताओं से संबंधित नहीं रखने वाले कथन है ऑप्शन नंबर 30, ऑप्शन नंबर 3 है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी तीनों कथन है वो बिल्कुल सही हैं। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का दूसरा नाम है। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, शाखीय अभिक्रमित, बाह्य, मैथेटिक्स और कंप्यूटर सहाय अनुदेशन। तो दोस्तों रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का दूसरा नाम है बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन। बाह्य का मतलब यहाँ से ये है कि रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन वो आपको ऊपर से ही समझाएगा, मतलब अंदर से नहीं बात बताएगा। आपका प्रश्न सही है तो सही है, ये नहीं बताएगा सही क्यों है, और अगर गलत है तो गलत है। आपको गलत के कारणों का भी इसमें कोई उपाय नहीं है कि गलत क्यों किया आपने, ये ऑप्शन होना चाहिए, ये सही होना चाहिए था। और शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन वो आपकी गलतियाँ भी बताता है कि ये आपने गलत किया है, तो आप पेज संख्या 2 ऊपर जाकर इसका उत्तर पढ़ सकते हैं। तो आपको वो होता है आंतरिक अभिक्रमित अनुदेशन, और रेखीय होता है वो बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके अलावा इसकी जो आविष्कारकर्ता का है वो है BF स्किनर, शाखीय का है नॉर्मन ए क्राउडर, मैथेटिक्स का है BF गिलबर्ट, और कंप्यूटर वाला लॉरेंस स्टोलरो। तो ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। वैसे अगर पूछा जाए कि अभिक्रमित अनुदेशन कितने प्रकार का होता है, तो दोस्तों आपको सबसे पहले 3 नंबर ही करना है। अगर ऑप्शन में 3 है तो 3 ही करना है, 3 नहीं है तो आप 4 कर सकते हैं, और 4 नहीं है तो 5 भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे सही है वो 3 प्रकार का माना जाता है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन मैंने देखे हैं जो बोर्ड परीक्षाओं में आए हुए हैं, उसमें 3 ही प्रकार इसके माने गए हैं, शाखीय अभिक्रमित, बाह्य अभिक्रमित और एक है मैथेटिक्स। ये तीन ही प्रकार हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने गए हैं। चौथा आप कंप्यूटर सहाय अनुदेशन माना जाता है, लेकिन अभी तक क्वेश्चन में अगर ये आता है कि अभिक्रमित अनुदेशन कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। अगर 3 ऑप्शन में नहीं है तो आप 4 कर सकते हैं, और 4 भी नहीं है तो 5 भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 127। निम्न में से कौन सी विधि अपेक्षाकृत व्यय साध्य मानी जाती है? व्यय साध्य जिसमें अधिक धन की जरूरत होती है। सैनिक विधि, भाषा शिक्षण यंत्र विधि, अभिक्रमित अनुदेशन विधि और अनुग्रहण विधि। तो दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है। आप सबको पता है कि भाषा शिक्षण यंत्र विधि है उसमें अपेक्षाकृत व्यय साध्य मानी जाती है, क्योंकि इसमें भाषा शिक्षण यंत्र में बहुत ज़्यादा उपकरणों की जरूरत पड़ती है, जिससे इसमें जो व्यय है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 127 में ऑप्शन नंबर 2। आप में से कुछ बच्चे ये भी सोच रहे हैं कि अभिक्रमित अनुदेशन हो सकता है, लेकिन अभिक्रमित अनुदेशन से भी ज़्यादा खर्चीली है वो भाषा शिक्षण यंत्र विधि होती है। ऑप्शन नंबर 2 है वो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर बात करते हैं अगले ऑप्शन की, अगले क्वेश्चन की। सूक्ष्म शिक्षण अध्यापन नियंत्रित अभ्यास का सूत्र है जिसमें एक विशिष्ट अध्यापन व्यवहार को नियंत्रित दशाओं में सीखना संभव है। सूक्ष्म शिक्षण की यह परिभाषा निम्न में से किसने दी है? BK पासी, डेविड यंग, एलन और इव और क्लिफ्ट। तो दोस्तों बहुत ही शानदार परिभाषा है, और इसको भी सोल्व करने का एक आसान सा तरीका मैं आपको बता दूं। दोस्तों सबसे पहले मान लीजिए आपको याद नहीं है, आप मान लीजिए ये परिभाषा आ गई एग्जाम में और आपको बिल्कुल भी याद नहीं है कि सूक्ष्म शिक्षण की ये परिभाषा वो किसने दी है, तो आपको तुक्के लगाने का भी एक तरीका ये होना चाहिए। दोस्तों आपका ये नाम तो सुना हुआ है कि सूक्ष्म शिक्षण से रिलेटेड है वो एलन है। आप सबको पता होगा कि एलन के द्वारा ही सूक्ष्म शिक्षण वो शुरू किया गया था, इसका प्रवर्तक वो माना जाता है। तो यहाँ पर आप तुक्का लगाओ तो भी ये देख लेना कि अब मान लीजिए कोई भी प्रश्न आए तो उस विधि से संबंधित है वो ही आपको ऑप्शन चूज करना। अब यहाँ पर मान लीजिए ये परिभाषा बिल्कुल भी आपकी पढ़ी हुई नहीं है, आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो आप तुक्का लगाएं तो कम से कम इतना ज़रूर देखें सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित कौन है 4 ऑप्शन में। तो एलन और इव ये सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित हैं, और ये परिभाषा भी एलन और इव के द्वारा ही दी गई है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। अध्यापन का सहमति में सिर हिलाना किस पुनर्बलन के अंतर्गत आता है? सकारात्मक शाब्दिक, सकारात्मक अशाब्दिक, नकारात्मक शाब्दिक और नकारात्मक अशाब्दिक। तो दोस्तों सहमति में हिला रहा है, सहमति में सिर हिला रहा है मतलब सकारात्मक है, और सिर्फ सिर हिला रहा है तो बोल नहीं रहा है तो शाब्दिक होगा नहीं, अशाब्दिक होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा।
129 में ऑप्शन नंबर 2। फिर आता है अगला प्रश्न, संचालन, हाव भाव, मौखिक दर से परिवर्तन, विराम आदि घटक निम्न में से किस सूक्ष्म शिक्षण कौशल के घटक हैं? उदाहरण, सही दृष्टांत, शामपट लेखन, उद्दीपन परिवर्तन और प्रस्तावना कौशल। तो दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न है। यहाँ पर होगा उद्दीपन परिवर्तन कौशल। ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 में है ऑप्शन नंबर 3 उद्दीपन परिवर्तन कौशल। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। 131, स्वर्ण, पठन, लेखन आदि किस उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं? भावात्मक उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य, सृजनात्मक उद्देश्य और कौशलात्मक उद्देश्य। तो सुनना है, पढ़ना है और लिखना, सब बातें वो ज्ञान से संबंधित हैं दोस्तों। तो 131 में, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। सुनना, पढ़ना और लिखना आदि किस उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं? तो सब दोस्तों कौशल है। श्रवण कौशल है, पठन कौशल है, लेखन कौशल है। क्वेश्चन को समझना दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है। थोड़ी सी जल्दबाजी ही मतलब क्वेश्चन है वो गलत करा देती है। अभी मैं भी आपको गलत बता देता, लेकिन मेरे को ध्यान में आ गया। श्रवण, पठन और लेखन तीनों कौशल, आप सबको पता है कि हिंदी के अंदर 4 कौशल होते हैं, या सभी सब्जेक्टों में मान लीजिए LS RW। तो ये सब कौशल हैं, तो कौशलात्मक उद्देश्य हैं दोस्तों। सुनना, पढ़ना, लिखना, ये सब कौशलात्मक उद्देश्यों में आते हैं। 131 में है ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल राइट है दोस्तों। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विद्यार्थियों को ऐसी एक दूसरे की पूरक अनुभूतियों से युक्त क्रियाएं कराना जो मिलकर एक इकाई बन जाती है। उपयुक्त कथन निम्न में से किससे संबंधित है? पाठ्य योजना से, शिक्षण विधियों से, इकाई योजना से और शिक्षण कौशल से। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 132 में ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल राइट है, इकाई योजना से संबंधित है। कि कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विद्यार्थियों को ऐसी एक दूसरे की पूरक अनुभूतियों से युक्त क्रियाएं कराना जो मिलकर एक इकाई बन जाती हैं। इकाई योजना से संबंधित दोस्तों ये कथन है, आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेना कि इकाई योजना आपके सिलेबस के अंदर है, रीट के अंदर, तो क्वेश्चन बन सकता है। फिर दोस्तों अगला प्रश्न, सित्तावाद्य किस तरह की शिक्षण सहायक सामग्री है? दृश्य, सर्वे, सर्वेदर्शी और स्पर्श से। तो दोस्तों सित्तावाद्य है वो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल राइट है। सर्वे सामग्री है, आप सबको पता भी होगा, सित्तावाद्य यंत्र सर्वे सामग्री के अंतर्गत है वो आता है, ऑप्शन नंबर 2। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? विश्वसनीयता, छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों में विचलन न हो तथा पुनः मूल्यांकन के पश्चात भी अंक समान हो। तो दोस्तों विश्वसनीयता बिल्कुल सही कथन है, ऑप्शन नंबर 1 तो बिल्कुल सुमेलित है। फिर आता है अगला ऑप्शन, वस्तुनिष्ठता, परीक्षक की रुचि, भावना व दृष्टिकोण का मूल्यांकन पर प्रभाव नहीं पड़ता है, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों, सुमेलित है। फिर आता है विभेदीकरण, मूल्यांकन सक्षम असक्षम छात्रों में भेद करने की सामर्थ्य रखता हो और वैधता में परीक्षक की रुचि, भावना, दृष्टिकोण का मूल्यांकन पर प्रभाव पड़ता हो। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल भी सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ऊपर वाले तीनों बिल्कुल सही है। और वैधता का दोस्तों यहाँ पर ये मतलब नहीं होता है परीक्षक की रुचि, भावना और दृष्टिकोण का मूल्यांकन पर प्रभाव पड़ता है, उसको कहते हैं व्यक्तिनिष्ठता। व्यक्तिनिष्ठता होती है वो, व्यक्तिनिष्ठता। लेकिन जो वैधता होती है दोस्तों, वैधता का मतलब है कि जो हम जिस भी कौशल का मूल्यांकन करना चाहते हैं, अगर वह उस उद्देश्य की पूर्ति करता है, जो हमने पेपर बनाया वह उस उद्देश्य की पूर्ति करता है, तो वे वैध होता है। वैधता आपको याद होगा, वैधता में कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है। कन्फ्यूजन होता है विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता में, जो आपके सामने बिल्कुल ही सटीक दिए हुए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि विश्वसनीयता का मतलब है कि छात्रों द्वारा जो प्राप्त अंक हैं उसमें कोई भी विचलन न हो, तथा अगर पुनः मूल्यांकन के पश्चात भी अंक समान है, कि परीक्षा आपकी बार बार लीजिए और आपके अंक वो समान है, तो विश्वसनीय होता है। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, 135 नंबर, सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। विद्यार्थियों का चहुमुखी विकास, विद्यार्थियों को परीक्षा के भय से मुक्त करना, निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण में सहायक और विद्यार्थियों में रटने की प्रवृत्ति विकसित करना। तो दोस्तों आप सबको बिना पढ़े ये तो याद ही है कि रटने की प्रवृत्ति है वो किसी भी प्रकार के मूल्यांकन की कोई विशेषता वो नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर है आज का लास्ट प्रश्न, 20वां प्रश्न हिंदी का, शिक्षण विधियों का। मूल्यांकन शिक्षण आयाम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? ब्लूम, हर्बर्ट, ग्लोवर और मॉरिसन। तो दोस्तों मूल्यांकन शिक्षण आयाम आप सबको पता है, ऑप्शन ही पढ़ने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, ब्लूम के द्वारा दिया गए हैं मूल्यांकन शिक्षण आयाम। ऑप्शन नंबर 1 है वो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों 20%। 20 में से एक क्वेश्चन जो आज नया क्वेश्चन मिला है, मेरे को भी ये नाम है वो नहीं सुना हुआ। अगर आपने किसी ने भी ये आता है तो दोस्तों बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं। ये देखिए हिकाल खंड योजना, और मैं भी अगर मेरे को मिलता है गूगल पर तो मैं आपको देखकर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बता दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, और आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखेंगे। और ये भी मतलब एक थोड़ी खुशी की बात है कि अभी 2-3 दिन से केसेज़ हैं वो कोविड के निरंतर कम हो रहे हैं,
तो आपके लिए बहुत ही खुशी की बात है दोस्तों। अभी 15-20 दिन और आप घरों में रहिए और मतलब बाहर कम से कम जाना आपको, ताकि ये एकदम से नियंत्रण में स्थिति आ जाए और वापस से जो है मतलब हसीनुमा चेहरे हैं वो देखने को मिले, और वापस से वो खुशहाल जीवन जो पहले चलता था 2020 से पहले वो वापस लौटे। और आपकी एग्ज़ाम भी मतलब अगर सही तरीके से होगी तो शायद सितंबर अक्टूबर तक हो जाएगी, ऐसा ही अनुमान है दोस्तों। और देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।